रूस यूक्रेन की जंग काफी लंबी खिंच चुकी है और अब तक यूक्रेन के कई सारे शहर ऐसे हैं जो नेस्तनाबूद कर दिए जा चुके हैं रूस की तरफ से। लेकिन अब भी पुतिन का और रूस का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया है और इसके लिए उसने उत्तरी यूक्रेन की जिम्मेदारी अब बेलारूस को दे दी है। उत्तरी यूक्रेन के मोर्चे पर बेलारूस को आगे करना पुतिन की मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि दक्षिण में ज़ेलेंस्की अपने दम पर पुतिन से लोहा ले रहे हैं। लेकिन पुतिन ने अब बहुत ही क्रूर फैसले लेने की शुरुआत कर दी और दक्षिण में स्नेक आइलैंड पर एक नए हमले ने पुतिन का इरादा साफ कर दिया है। रिपोर्ट आप देखेंगे तो पुतिन के बड़े ही खौफनाक कदम के बारे में आपको पता चलेगा और साथ में ये समझेंगे कि पुतिन जब जब शर्मिंदा होते हैं या उन्हें कोई बेइज्जत करता है तब तब पुतिन का गुस्सा उनके दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान भी करता है। स्नेक आइलैंड से पीछे हटने के बाद फिर वही हुआ जिसका ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा डर था। स्नेक आइलैंड पर ऐसा हमला हुआ जिसमें इंसान का जिस्म हड्डी तक गल जाता है। ये है फॉस्फोरस बम जिसकी दहशत ने ज़ेलेंस्की और उनकी फौज की नींद उड़ा दी है। काला सागर में स्नेक आइलैंड यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से ही बहुत चर्चा में है और यहां हुए अब तक युद्ध के किस्सों से कीव और मॉस्को की रणनीतिकार भी हैरान है। रूस ने यहां से अपनी फौज को वापस बुला लिया था, लेकिन अब यूक्रेन का इल्जाम है कि पुतिन की फौज ने सुखोई 30 फाइटर जेट से स्नेक आइलैंड पर हमला किया और पूरे द्वीप पर फॉस्फोरस बम की बारिश कर दी। इस हमले का इंफ्रारेड वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा जब एक विमान इस आइलैंड पर नीची उड़ान भरते हुए 2 बम गिराते हुए नजर आता है। स्नेक आइलैंड अब तक बहुत ही खतरनाक हमले देख चुका है। रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग देख चुका है और अब उस पर फॉस्फोरस बम के हमले से पता चलता है कि इस आइलैंड को लेकर लड़ाई ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच पर्सनल हो चुकी है। यूक्रेन में इससे पहले फॉस्फोरस बम गिराने की खबर मारियुपोल से आई थी, जब अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले के बाद इसके इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। यूक्रेन का युद्ध जब 5वें महीने में चल रहा था तब ऐसे हमलों को लेकर दहशत और ज्यादा बढ़ गई थी। फॉस्फोरस बम गिराए जाने के बाद यह आसमान में एक सफेद निशान छोड़ता है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आम नागरिकों के खिलाफ इस घातक हथियार का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। फॉस्फोरस बम 2 तरह से जिस्म को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। पहला, ये शरीर को झुलसा देता है और दूसरा, धुएं से इंसान का दम घुट जाता है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जलने लगता है और इससे जहरीला धुआं पैदा होता है। अगर इस बम के कण जिस्म तक पहुंचते हैं तो बुरी तरह जला देते हैं। ज़ेलेंस्की इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। इसे वो पुतिन का वॉर क्राइम बताकर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील करते रहे। В Україні загинуло вже 287 дітей. І це тільки те, що ми знаємо офіційно. Ми поки не знаємо, скільки загиблих були поховані в братських могилах на окупованих територіях і скільки тіл залишилось в розвалинах будинків у містах, які російська армія поки контролює. За вбивства і катування, за депортації, за зруйновані міста, за застосування заборонених боєприпасів, зокрема фосфорних бомб, за шантаж хімічною ядерною зброєю, за все це будь-яка держава, і це не тільки Росія, будь-яка повинна відповідати. І ми можемо зробити це можливим, якщо будемо діяти узгоджено. Хоча Росія, звичайно, буде намагатись зробити і це неможливо. Пані та панове, я вдячний вам за підтримку України, я вдячний вам за увагу до нашої держави, але пам'ятайте, що це підтримка і увага не тільки для України, а й для вас самих, для того, щоб ваше майбутнє було безпечним. Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами. पुतिन के जुल्म का जिक्र तो ज़ेलेंस्की जंग की शुरुआत से कर रहे हैं, लेकिन स्नेक आइलैंड पर उनका दोबारा कब्जा यूक्रेन की फौज के लिए हौसला बुलंद होने वाली बात है। इस युद्ध में शुरुआत से ही स्नेक आइलैंड एक रहस्यमयी जगह रही। दुनिया में जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनको ये भी बताया गया कि यहाँ सांप पाए जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। यूक्रेन का स्नेक आइलैंड फुटबॉल के 20 मैदानों जितना बड़ा द्वीप है।
और यहाँ हमेशा फौज तैनात रहती है। अभी यहाँ आम लोगों की कोई आबादी नहीं है। यहाँ से यूक्रेन का तट करीब 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ से काला सागर के उस रास्ते को कंट्रोल किया जा सकता है जहाँ से यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट तक का रास्ता है। कहा जा रहा है कि जब से यूक्रेन को हाइमर्स जैसे नए हथियार मिले, स्नेक आइलैंड पर रूस का टिकना मुश्किल हो गया और भारी नुकसान के खतरे को देखते हुए उसे ये आइलैंड खाली करना पड़ा। पुतिन के लिए ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि स्नेक आइलैंड पहला ऐसा मोर्चा नहीं जहां से उन्हें पीछे हटना पड़ा है। ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन को कई फ्रंट पर बेइज्जत किया है। सबसे बड़ा झटका कीव के पश्चिम में होस्टोमेल एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश थी, जिसमें रूस बुरी तरह नाकाम हुआ। दूसरा बड़ा झटका कीव था, जहां कैपिटल के करीब पहुंचने के बाद भी पुतिन की फौज को पीछे हटना पड़ा। तीसरा बड़ा झटका बर्द्यांस्क में रूस के वॉरशिप सरातोव पर मिसाइल से हमला था। चौथा बड़ा झटका काला सागर में रूस का वॉरशिप मॉस्को का डुबोना था। ये काला सागर में पुतिन का फ्लैगशिप था। पांचवां बड़ा झटका खार्किव रहा, जहां पुतिन की फौज शहर के करीब पहुंचकर पीछे हटने को मजबूर हो गई। छठा झटका लिसिचांस्क के पास नदी पार करने के दौरान 5 दिन चला नाकाम ऑपरेशन था, जब रूस के बनाए पुल यूक्रेन की बमबारी में तबाह हो गए। अब सातवां झटका स्नेक आइलैंड है, जहां से रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा है। इससे ये सच्चाई नहीं छुपती कि ज़ेलेंस्की डॉनबास के मोर्चे पर हार रहे हैं और कई शहर उनकी पकड़ से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली हार्पून मिसाइल से रूस को और बड़े बड़े झटके देने शुरू कर दिए हैं। रूस का एक सप्लाई शिप यूक्रेन की हार्पून मिसाइल का निशाना बना है। इस हमले ने पुतिन की मॉस्को वाली बुरी यादें ताजा कर दी हैं। रूस के शिप अब सेफ नहीं है, ये पुतिन को समझ लेना चाहिए। इस हमले का ड्रोन से एक इंफ्रारेड वीडियो भी बनाया गया, जिसमें डॉट की शक्ल में आप मिसाइल को शिप की तरफ बढ़ता देख सकते हैं और फिर बड़ा धमाका होता है। यही वजह है कि हार्पून इस वक्त ज़ेलेंस्की की सबसे पसंदीदा मिसाइल बनती जा रही है। हार्पून मिसाइल की ताकत और रेंज समझेंगे तो पता चलेगा कि इस मिसाइल को लेकर रूस कितने खतरे में जंग लड़ रहा है। यूक्रेन के पास ट्रक से लॉन्च होने वाला हार्पून मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 125 किलोमीटर तक है। अमेरिका के इस मिसाइल को समंदर के बीच किसी भी ठिकाने के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। इसका गाइडेंस सिस्टम और इसको आसानी से ट्रैक ना कर पाने की चुनौतियां किसी भी टारगेट को इसके खिलाफ आसान लक्ष्य बना देती हैं। अमेरिका से मिले ऐसे हथियारों की डिमांड जारी है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि नए हथियारों को वो डॉनबास के मोर्चे पर तैनात करें। जमीन पर भी रूस को उतना ही नुकसान पहुंचाएं जितना वो समुद्र में पहुंचा रहे हैं। Я особливо вдячний сьогодні Сполученим Штатам Америки, особисто Байдену, за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який включає дуже потужні системи NASAMS, зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить $820 мільйонів, і окрім NASAMS містить також боєприпаси для артилерії та радарів. वैसे हार्पून जैसी ही एक मिसाइल से ज़ेलेंस्की ने रूस के मॉस्को शिप को डुबो दिया था। लेकिन तब यूक्रेन की फौज ने अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था और इससे रूस को बहुत बड़ा झटका दिया था। मॉस्को को डुबाना पुतिन के लिए 440 वोल्ट का जोरदार शॉक था और इसमें छुपा था ज़ेलेंस्की का गुस्सा। ये आज भी यूक्रेन युद्ध में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान कहा जाता है। जब यूक्रेन ने इस पर अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से हमला किया तो देखिए क्या हुआ।
नेपच्यून मिसाइल को हवा से, जमीन से या फिर किसी वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। दुश्मन के रेडार से बचने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समुद्र की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते और फिर ये शिप से टकराकर उसे तबाह कर देती है। ऐसा ही रूस के मिसाइल क्रूजर मोस्का के साथ हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती रही। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह से मोस्का के करीब पहुंच गए और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस हमले में यूक्रेन ने ऐसा तिकड़म लगाया कि रूस का एयर डिफेंस जीरो साबित हुआ। ऐसा कैसे हुआ, इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया भर की नेवी के लिए भी एक केस स्टडी कहा जा सकता है। नेपच्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉर हेड ही 150 किलो का होता है। दरअसल ये रूसी मिसाइल KH-35 का ही एक ग्रुप है, जिसके कई वर्जन हैं और इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक मानी जाती है। नेपच्यून मिसाइल को मॉस्को में लगे क्लोज एंड वेपन सिस्टम जैसे AK-630 जो 1 मिनट में 4000 राउंड यानी 30 मिलीमीटर की 4000 गोलियां दाग सकता है, जो किसी भी वॉरशिप के मिसाइल से बचने के लिए आखिरी हथियार होता है। वो AK-630 सिस्टम 2 नेपच्यून मिसाइलों के हमले को रोकने में नाकाम रहे। दोनों मिसाइल बहुत तेज रफ्तार से मॉस्को से जा टकराए। अब यूक्रेन कामयाब कैसे हुआ, इसे समझिए। जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूक्रेन और नेटो देश मॉस्को को लंबे वक्त से ट्रैक कर रहे थे। 13 अप्रैल 2022 को मॉस्को ओडेसा के पास ब्लैक सी में था। ऐसे में रूस को धोखा देने के लिए यूक्रेन अपने TB2 ड्रोन को मॉस्को की रेंज में ले गया, जिसे काउंटर करने के लिए जहाज के एयर डिफेंस सिस्टम बिजी हो गए। बस इसी वक्त यूक्रेन ने अपनी 2 नेपच्यून मिसाइल दागी, जो नीची उड़ान भरते हुए मॉस्को से जा टकराई। कुल मिलाकर ये ज़ेलेंस्की का धोखा था, छल था और उनकी अय्यारी थी, जिसके आगे पुतिन कुछ नहीं कर पाए। तब पुतिन ने 3 हफ्तों के अंदर अपने 2 बड़े वॉरशिप यूक्रेन के मिसाइलों के हाथों खो दिए थे। ऐसे में अब स्नेक आइलैंड का हाथ से जाना पुतिन के लिए एक और हौसला पस्त करने वाला एपिसोड है। यूक्रेन का पूरा फोकस इस वक्त काला सागर के मोर्चे पर है। За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь в Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації. डॉनबास में पुतिन चाहे जीत रहे हो, उनकी फौज सेवरोडोनेट्स्क के बाद लिसिचांस्क के आसपास मौजूद है। लेकिन काला सागर के मोर्चे पर अब भी ज़ेलेंस्की की फौज पुतिन पर भारी पड़ रही है, जबकि यूक्रेन की ना के बराबर नौसेना भी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। वैसे डॉनबास में रूस की फौज पूरी ताकत से ऑपरेशन कर रही है। रूस के T-90 टैंक और T-72 टैंक लगातार आग बरसा रहे हैं, क्योंकि यहां यूक्रेन की पोजीशन काफी कमजोर है और रूस के टैंक बहुत आजादी से ऑपरेट करते हुए यूक्रेन के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку. У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 2 носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को रोकना यूक्रेन की फौज के लिए भी पहले जैसा आसान नहीं रहा, क्योंकि डॉनबास में यूक्रेन के साथ इस वक्त सप्लाई लाइन को बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कहा जा सकता है
कि पुतिन ने जो गलतियां कीव से लेकर खार्किव तक की हैं, उन्होंने उसमें डॉनबास के मोर्चे पर गजब का सुधार किया है। और इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के समुद्री किनारों को पूरी तरह बांधना अब भी रूस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और स्नेक आइलैंड इसका सबसे बड़ा सबूत है। लगातार रूस बमबारी कर रहा है। अब भी यूक्रेन के कई शहर उसने अब तक तबाह कर दिए हैं, लेकिन साथ साथ पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी में फेरबदल लगातार करते आए हैं। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अब पुतिन ने अपना एक नया दुश्मन ढूंढ लिया है और पुतिन ज़ेलेंस्की को हरा देंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट कौन होगा? अब पूरी दुनिया इसी सवाल का जवाब जानना चाहती है। तो आपको बता दें कि उस नई लोकेशन का इशारा मिलने लगा है जहां पर पुतिन अपने दुश्मनों पर नया हमला कर सकते हैं। और देखा जाए तो उन्होंने ये हमला करना शुरू भी कर दिया है। तो देखिए कि पुतिन का नया ज़ेलेंस्की आखिर कौन है। आपने 4 महीने से जारी यूक्रेन का युद्ध देखा। आपने साल के 12 महीने तक उबलता हुआ दक्षिण चीन सागर देखा। आपने उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइल भी देखी और हंसते हुए किम जोंग उन को भी देखा। और इन सब के बीच आपने शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन की ना खत्म होने वाली तकरार भी देखी, जिसमें जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इनमें से किसी को खुद भी पूरी तरह भरोसा नहीं है। अब देखिए दुनिया के सबसे बड़े और फुली टेस्टेड वॉर जोन से आ रहे एक और बहुत ही खतरनाक युद्ध के सिग्नल को। इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त इसी उभरते हुए एक और खतरनाक वॉर जोन का बोलबाला है। यूक्रेन में चल रही जंग के साथ साथ सीरिया एक बार फिर एक नया उबलता हुआ फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ अब सीरिया में भी अपना जंगी जुनून दिखाना शुरू कर दिया है। और ये सब पुतिन के बड़े प्लान का हिस्सा है। रूस और सीरिया के गठबंधन का वॉर गेम एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज के साथ साथ अब रूस और सीरिया के स्पेशल फोर्स और करीब आ रही है और इसका मकसद बहुत साफ साफ नजर आने लगा है। रूस की फौज सीरिया के पैराट्रूपर को तेजी से ट्रेन कर रही है। ISIS और अल कायदा को हरा चुका यह गठबंधन अब एक नए खतरे को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। रूस और सीरिया की फौज इजराइल से लगी गोलान हाइट्स के साथ तुर्की की सीमा पर अपने फाइटर जेट्स के साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये दोनों इलाके दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन कहे जाते हैं और यहाँ कभी भी जंग भड़क सकती है। दुश्मन के इलाके में घुसकर कैसे हमला किया जाता है, ये आजमाइश जंग की इसी खूबी को और पैना करने के लिए की जा रही है। पिछले 1 महीने में रूस और सीरिया की बढ़ती करीबी ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक को अलर्ट कर दिया है। रूस और सीरिया के कमांडो के साथ साथ ऑपरेशन को देखकर तुर्की भी हैरान है। अरब देश और इजराइल भी परेशान है। इजराइल का अखबार क्या कह रहा है वो देखिए। अरब देशों का मीडिया क्या लिख रहा है वो देखिए। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। रूस के बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स ने सीरिया में उस मिलिट्री अड्डे पर बमबारी की जो अमेरिका के कब्जे में रहा है। ये है सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर अल तंफ मिलिट्री बेस, जहां से अमेरिका सीरिया में अपना मिलिट्री मिशन चलाता रहा है। यहां अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA काफी एक्टिव रही है और ये बेस सीरिया और रूस के अलावा ईरान की आंखों में भी एक किरकिरी की तरह माना जाता है।
यही वजह है कि इस वक्त ईरान की स्पेशल फोर्स भी सीरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। हालांकि वो हमेशा इजराइल के टारगेट पर रहती है, लेकिन इस वक्त सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर हमले को लेकर ईरान का हौसला भी बढ़ गया है। ईरान का सरकारी मीडिया क्या वार्निंग दे रहा है वो भी देखिए। कैसे सीरिया के अंदर मई में ही युद्ध के बड़े इशारे मिलने शुरू हो गए थे और अमेरिका की प्रेस में क्या छप रहा है वो तो जरूर देखिए, क्योंकि पश्चिम एशिया, जिसे वेस्ट मिडिल ईस्ट कहता है, वहां सीरिया एक बार फिर गर्म हो रहा है। इस वक्त सीरिया में नए युद्ध की शुरुआत वाली तपिश महसूस की जा सकती है। सीरिया वो देश है जिसने पिछले 10 सालों में सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईसिस का मुकाबला किया, जिसने अलकायदा को भी हराया और कई शहरों में इन आतंकवादियों का जुल्म खत्म किया। वही सीरिया अब अमेरिका और रूस का बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अगर सीरिया में फिर जंग शुरू हुई और दुनिया ने अमेरिका और रूस की एक और टक्कर देखी, तो सब जानते हैं कि इसमें नुकसान किसका होगा, लेकिन फायदा कौन कमाएगा, यही सोचने वाली बात है। अमेरिका सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ काम करता रहा है। अमेरिका सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ काम करता रहा है और अल तन्फ बॉर्डर पर मौजूद उसके मिलिट्री बेस पर ऐसे मिलिशिया और संगठनों को ट्रेनिंग या मदद दी जा रही है जो असद सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि रूस ने अटैक से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था कि वो उन ठिकानों पर हमला करने जा रहा है जहां से सीरिया की सेना पर अटैक किया जा रहा है। इसके बाद रूस के 2 बॉम्बर्स सुखोई 34 और सुखोई 24 से अल तन्फ मिलिट्री बेस के पास लगातार हमले किए गए। रूस का सुखोई 34 और सुखोई 24 2015 के बाद से ही सीरिया में तैनात रहे हैं और ये आईसिस के खिलाफ रूस की बमबारी वाले मिशन का बड़ा हिस्सा रहे हैं। लेकिन अचानक इनके हमले और वो भी अमेरिका के मिलिट्री अड्डे के बहुत करीब बमबारी किया जाना, ये दिखाता है कि रूस अब अमेरिका को सीरिया से पूरी तरह भगाना चाहता है। ये बाइडेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन में भी ऐसी ही नीति पर काम किया है जिसमें अमेरिका सीधा दखल ना दे पाए, और नेटो की भी हालत ऐसी है कि बाउंड्री पार से बैठकर ही सब कुछ देख रहा है। सीरिया में रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर हो रही है। कुछ ही दिन पहले रूस के सुखोई 34 और अमेरिका के F-16 फाइटर जेट का आमना सामना हो गया था, जिसके बाद रूस ने अपने विमान खामोशी से वापस बुला लिए। लेकिन अल तन्फ पर अटैक के दौरान पुतिन का इरादा साफ था। वो अमेरिका को बताना चाहते थे कि सीरिया की जमीन पर उसकी मौजूदगी अब रूस को मंजूर नहीं है। इस वक्त सीरिया जॉर्डन बॉर्डर पर मौजूद अल तन्फ मिलिट्री बेस पर अमेरिका के 200 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। हालांकि सीरिया, रूस और ईरान ने मिलकर आईसिस को हरा दिया है। बगदादी भी मारा जा चुका है। आईसिस की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिका की फौज यहाँ मौजूद है और वो उन ताकत को भी अब हवा दे रही है जो बशर अल असद के खिलाफ काम कर रही है। حرمان الحكومة السورية من العائدات النفطية ليس كبيع، وإنما على الأقل للاستهلاك المحلي، خاصة وأننا نشهد أزمة كبيرة جدا في الطاقة بالنسبة لسوريا. الهدف الثاني طبعا هو تمويل المجموعات التابعة لواشنطن في سوريا. जून की शुरुआत में ही अमेरिका को समझाने के लिए रूस और सीरिया ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी, जिसमें रूस और सीरिया के फाइटर जेट शामिल हुए थे। इस युद्धाभ्यास में दुनिया ने एक बार फिर बॉम्बर्स वाला मुकाबला देखा। यूक्रेन से दूर वो फाइटर जेट देखे जो ज़ेलेंस्की पर बमबारी के बाद एक और वॉर जोन में उड़ान भर रहे थे। यहां रशियन एयरफोर्स का सुखोई 24 भी युद्धाभ्यास में शामिल रहा। और रूस के फ्रंट लाइन फाइटर सुखोई 35 ने भी अपनी ताकत दिखाई। दुनिया सवाल पूछने लगी कि रूस के ये फाइटर बॉम्बर आखिर सीरिया में फिर इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं और वो किस लिए इतनी बड़ी तादाद में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की एयरफोर्स का कहीं और पहुंचना बड़ी खबर बनना ही था। और फिर पर्दा हटा, रशियन एयरफोर्स के साथ सीरिया के फाइटर जेट भी दिखने लगे। ये है सीरिया का MiG-23। ये वो जेट है
जो पुराना तो जरूर है, लेकिन आईसिस को खत्म करने के लिए इसने भी बड़ा काम किया है। सीरिया और रूस की वायुसेना का युद्धाभ्यास अमेरिका को सीधा पैगाम है कि इस वॉर जोन में उसके दिन पूरे हो चुके हैं और यूक्रेन के बाद उसे ये जमीन भी छोड़ देनी चाहिए। इस ज्वाइंट ड्रिल में रूस की तरफ से 2 तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हुए। पहला सुखोई 24 और दूसरा सुखोई 35, जबकि सीरिया की तरफ से मिग 23 और मिग 29 फाइटर जेट एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये सभी रूस में बने जहाज हैं और सीरिया विमानों के अलावा ज्यादातर हथियार रूस के ही इस्तेमाल करता है। इस युद्धाभ्यास में रूस के फाइटर जेट्स ने सीरिया के लड़ाकू विमानों को कवर देने की प्रैक्टिस की। दोनों तरफ के विमानों ने रात में भी जंग लड़ने के तरीके आजमाए। रशियन एयरफोर्स और सीरिया की वायुसेना का एक साथ आना नया नहीं, लेकिन इस बार इनकी ज्वाइंट फ्लाइट्स की टाइमिंग मायने रखती है। हाल में इजराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं और ऐसे में पुतिन का यहां अपने फाइटर बॉम्बर भेजना बड़ी बात कही जाएगी। पुतिन अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। पुतिन ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी रेंज अनलिमिटेड है और उनके दायरे को छोटा ना समझा जाए, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रेंज यूक्रेन के बाहर सीरिया तक है। पुतिन बताना चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे भी जरूरत पड़ी तो उनकी एयरफोर्स बमबारी के लिए तैयार रहेगी। वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो या फिर अमेरिका के दोस्त हो। हालांकि पुतिन का सीरिया में दखल एक और जरूरत भी साबित करता है जो पूरी नहीं हो रही। यूक्रेन में चल रही जंग में रूस को और मिलिशिया चाहिए जो उनको सीरिया से मिल सकते हैं, लेकिन सीरिया से रिपोर्ट आई है कि पुतिन को यहां से किराए वाले लड़ाके नहीं मिल रहे। सीरिया में पुतिन ने फौजी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रूस ने सीरिया के लड़ाकों को लड़ने के लिए $3000 देने का वादा किया। अगर कोई लड़ाका घायल होता है तो उसे $7000 देने की बात कही, और अगर कोई लड़ाका जंग में मारा जाता है तो उसके परिवार को सभी सुविधाएं देने के साथ $15000 का बीमा भी कराने का वादा किया। इसके बाद दावा किया गया कि 40000 लड़ाकों ने नाम रजिस्टर भी करवाया, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध के साथ दुनिया में एक और वॉर जोन बन सकता है। सीरिया पिछले 1 दशक से इसका प्लेग्राउंड रहा है, क्योंकि रूस के विमानों ने अब एक बार फिर से सीरिया के आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी है और वो अब अमेरिका की सेना को डराने वाली बमबारी भी कर रहा है।